हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, वो डाउट सेशन। आज के सेशन में आपने मुझे जितने भी डाउट सेंड किए हैं हम उसे सॉल्व करने वाले हैं, और चाहे वो डाउट आपके क्लास 12th नीट बायोलॉजी के टॉपिक के हों या फिर वो डाउट्स क्लास 11th नीट बायोलॉजी के हों, सारे ही डाउट्स के आंसर्स आपको आज के सेशन में मिलने वाले हैं। तो एंड ऑफ दिस सेशन तक मेरे साथ बने रहना है। आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलने वाला है और उस क्वेश्चन का आपको आंसर भी मिलने वाला है विथ योर नेम्स ओवर हियर इन दिस सेशन। आप इस सेशन को देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, जहां पर कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद या कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी, चाहे आपका नीट का प्रिपरेशन हो या आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन हो या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फाउंडेशन के लिए, आपको कोई वीडियोस देखने के बाद, कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी कोई फीस पे नहीं करनी है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आप अपने जो सब्जेक्ट हैं, जो एग्जाम्स हैं, उनकी प्रिपरेशन हमारे साथ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं विद द क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट टीचर्स ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। तो आइए सेशन को मैं स्टार्ट करती हूं और आप सबका स्वागत करती हूं इस डाउट सॉल्विंग सेशन में। सबसे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया, आपके नाम के साथ जो भी आपने मुझे मैसेज किया है, जो भी आपने मुझे पिक्चर्स सेंड की हैं, वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले होंगी, और जो भी आपने रिमार्क में मुझे अपना क्वेश्चन भेजा है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और डाउट सॉल्विंग सेशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके डाउट्स ही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर आप मुझसे इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो उन सारी चीजों का आंसर आपको आज इसी सेशन में मिलने वाला है। तो इसे शेयर जरूर कर देना अपने वर्चुअल ग्रुप्स में, ताकि हर एक स्टूडेंट, हर एक नीट एस्पिरेंट को अपने डाउट का आंसर और मेरे साथ वो इंटरेक्शन जो है वो करने को मिल जाए। राइट? ओके, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास किसका क्वेश्चन है। सबसे पहले वी हैव इट फ्रॉम शिवम आनंद। सबसे पहले हमारे पास है शिवम आनंद की भेजी हुई ये इमेजेस, जहां पर इन्होंने स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट, ये साइकिल शो की हुई है, जैसे कि इन्हें पढ़ा होगा। और नीचे इन्होंने रिमार्क में लिखा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द मैग्नेट ब्रेन्स फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड दैट्स व्हाई आई हैव नॉट टेकन जॉइंड एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। सो शिवम, thank you so much. I am overwhelmed wholeheartedly. I thank you on behalf of entire Magnet Brains team कि आपने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। और उससे भी बहुत अच्छा मुझे ये लगा कि आप हर चीज़ को फॉलो करते हुए अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जिस तरीके से मैंने आपको ये सेशन में बनवाया था, जिस तरीके से मैंने लिखा था, और जहाँ पर भी जो जो चीज़ें मैंने मार्क करी थी, फॉर एग्जाम्पल स्पोरोफाइट, फर्टिलाइजेशन, मेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट, ये मैंने आपको ऐसे ही लिखवाया था। तो आपने जिस तरीके से नोट्स बनाए हैं वो भी काफ़ी अप्रिशिएबल है, और जिस तरीके से आपने मैग्नेट ब्रेन्स को अप्रिशिएट किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा मोटिवेशन होता है, सो आई पर्सनली वुड लाइक टू थैंक यू। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है देव पुरबिया का क्वेश्चन। देव ने क्वेश्चन पूछा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एवरेज लाइफ स्पैन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सप्लेन। नीचे लिखा है थैंक यू मैम। तो एडवांस में ही देव ने मुझे थैंक यू बोला हुआ है। देव के क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। एवरेज लाइफ स्पैन पूछा है देव ने, एवरेज लाइफ स्पैन, और एक तरफ पूछा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो एवरेज लाइफ स्पैन मैं इस तरफ ले लेती हूं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मैं यहां डिस्कस करूंगी। तो आई विल राइट ओवर हियर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ऑलराइट देव, ध्यान से सुनना है ना। ओके, एवरेज लाइफ स्पैन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या डिफरेंस होता है? देखो, वैसे तो अगर आप इसे रीड करने जाओगे, आप इसे पढ़ने जाओगे, तो यू विल फाइंड कि कुछ इसमें सिमिलैरिटी लगती है सुनने में। जब हम इसको पढ़ते हैं कि एवरेज लाइफ स्पैन क्या है, मैंने पढ़ लिया,
फिर मैं बोलती हूँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, मैंने पढ़ लिया। ये मैंने आपको सेशन में भी बहुत अच्छे से बहुत डिफ्रेंशिएट करके समझाया है, लेकिन आपका डाउट है, मैं आपको ये फिर से समझाऊंगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एवरेज लाइफ स्पैन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये एक ही चीज़, एक ही तरह की लगती हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, लेट मी करेक्ट यू, ये दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं। ये दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं। वो कैसे? अगर हम बात करें एवरेज लाइफ स्पैन के बारे में, सो यू नो व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन? एवरेज लाइफ स्पैन, ध्यान से सुनना मैं क्या वर्ड्स यूज कर रही हूं देव, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एवरेज लाइफ स्पैन होता है मैक्सिमम number of years an organism lives। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स एन ऑर्गेनिज्म कैन लिव, मतलब मैंने ये आपको एग्जाम्पल से समझाया हुआ है सेशन में, अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। मैं फिर से बताती हूँ, अगर हमारे पास 10 लोग हैं और मुझे निकालना है एवरेज लाइफ स्पैन क्या है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है 10 लोगों में से सपोज, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, वी हैव 10 लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर मुझे इन 10 लिविंग ऑर्गेनिज्म का एवरेज लाइफ स्पैन निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 10 पीपल और 10 ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन को पहले मैं नोट करूंगी, राइट? जैसे सपोज, है ना, सपोज हमें 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर, ये 3 हमें एवरेज लाइफ स्पैन मिल रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा मान लो हमें लाइफ स्पैन ज्यादातर देखने में मिला, मतलब मान लो 10 में से 8 या फिर 7 लोगों में हमें मिलता है 5 ईयर्स का लाइफ स्पैन। तो जो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला होगा हम उसे एक एवरेज लेके चलते हैं, लेकिन वेरी कर सकता है 1-2 साल अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। तो एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर जो ऑर्गेनिज्म जी सकता है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ईयर्स क्या डिसाइड किया है जो एक ऑर्गेनिज्म जी सकता है, उसको हम कहते हैं एवरेज लाइफ स्पैन। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं आपको अगर ये बताऊं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में और इसमें डिफरेंस क्या है एवरेज लाइफ स्पैन में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है इट इज द नंबर ऑफ ईयर्स, it is the number of years an organism is expected to live। जैसे अगर हम डॉग की या कैट की बात करें तो मान के चलते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 20, 30, 35 साल से ज़्यादा तो नहीं जिएगा, तो हम ये सोच के चलते हैं। देखो पेट्स जो होते हैं वो हर एक को बहुत प्यारे होते हैं। क्यों प्यारे होते हैं? देयर इज़ अ सेइंग, आपने शायद सुनी होगी कि पेट जो होते हैं ना उनके पास दे डोंट हैव टंग टू स्पीक, दे डोंट स्पीक टू यू, in spite of that they convey so much love to you which tells that the affection does not need words, है ना, ऐसा बोला जाता है। अगर किसी को पेट जो है वो बहुत पसंद है, आप अगर पेट को रख लो तो ऐसा नहीं होता है कि हम सोचते हैं यार ये इतने सालों तक तो जिंदा रहेगा, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये मुझे क्योंकि काफ़ी पसंद है तो ये मैक्सिमम कितने सालों तक मैं एक्सपेक्ट करूं। अगर मान लो उसका 30 साल का लाइफ स्पैन है तो मैं सोचूंगी यार वो 35 साल तक तो जिएगा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये ऑर्गेनिज्म कितने साल तक जिएगा, तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। लेकिन एवरेज क्या होगा कि हर डॉग को अगर देखा जाए या हर कैट को अगर देखा जाए तो वो एवरेज कितना जीते हैं, 20-30 साल जीते हैं, तो वो उसका एवरेज लाइफ स्पैन है। तो एवरेज लाइफ स्पैन में कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है? एवरेज लाइफ स्पैन में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर एन ऑर्गेनिज्म कैन लिव, और यहां पर नंबर ऑफ ईयर एन ऑर्गेनिज्म इज एक्सपेक्टेड टू लिव। आप कितना एक्सपेक्ट करते हो कि वो जिंदा रह सकता है, ये आपने एक एवरेज कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन ये आपका एक अजम्पशन है। दोनों बातें आपको देव समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार और सिंप्लीफाई करके बताती हूँ 2 लाइन में कि एवरेज लाइफ स्पैन मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर जितना एक ऑर्गेनिज्म जी सकता है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितने साल की आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि ऑर्गेनिज्म जिएगा। तो ये दोनों होते हैं एवरेज लाइफ स्पैन एज वेल एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
और आपने आगे क्या लिखा है, हाँ, एक्सप्लेन, राइट द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज दिस 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 एंड एक्सप्लेन। सो एवरेज लाइफ स्पैन के लिए आप ये लिख सकते हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए आप ये लिखेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने दोनों में हाईलाइट किए हैं और आपने मुझे एडवांस में थैंक यू बोला है, सो इट इज कंप्लीटली माय प्लेजर टू हेल्प यू आउट विद एनी ऑफ योर डाउट्स। ऑलराइट देव, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताएंगे वेदर यू आर हैप्पी विद योर आंसर, वेदर यू आर सैटिस्फाइड विद योर आंसर, क्योंकि आप तक वो बात कनेक्ट कर लेना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देव की हमने बात सुनी, देव के क्वेश्चन का हमने आंसर दिया, देव हमें मेंशन करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि उन्हें उनका आंसर प्रॉपरली समझ आ गया है। और सिमिलरली शिवम, जितना भी आपने अप्रिशिएट किया और जितना मैंने आपको और आपके नोट्स को अप्रिशिएट किया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा। ऑलराइट, मैं दोनों का वेट करूंगी, शिवम का भी और देव का भी, इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देव ने ही पूछा है, प्लीज सिलेक्ट टीचर नेम फॉर डाउट्स इन केमिस्ट्री, नो शो टीचर्स नेम ऑप्शन, प्लीज सिलेक्ट टीचर्स नेम फॉर केमिस्ट्री फैकल्टी। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ में, या हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने ये फेस किया हो कि उन्हें केमिस्ट्री के डाउट्स भेजने के लिए टीचर का नेम सिलेक्ट करने का शायद ऑप्शन नहीं मिला होगा या फिर वो नहीं भेज पाए हैं। तो इन एनी ऑफ दी केसेस अब आप वापस से जाकर देखिए, है ना, दिस हैज़ बीन वर्कड आउट, आपको आपके केमिस्ट्री टीचर का नाम वहाँ पर मेंशन मिल जाएगा, तो आप अपने केमिस्ट्री डाउट्स उनको भेज सकते हैं। ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें यही प्रॉब्लम हो रही थी। सो यू कैन ऑलवेज क्लियर योर केमिस्ट्री डाउट्स बाय सिलेक्टिंग द नेम ऑफ योर केमिस्ट्री टीचर। आप अपने केमिस्ट्री टीचर का नेम सिलेक्ट करिए, अब आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा और वहाँ पर आप अपना डाउट भेज सकते हैं। ऑलराइट, तो आपके जो केमिस्ट्री टीचर हैं दे आर गोइंग टू आंसर। ओके देव, सो दिस इज आई थिंक क्लियर टू यू, और आपका ये वाला डाउट जो है ये भी क्लियर हो गया होगा। बिकॉज यू नो डाउट सॉल्विंग इज नॉट ओनली अबाउट कि आपने मुझसे बुक में से क्वेश्चन पूछा है और मैं आपको उसका आंसर दे दूं। देखो, जब हम नीट की जर्नी में होते हैं तो ऐसा कई बार होता है, कई सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। जब मैं अपने 11th-12th में थी तो मेरे साथ भी होता था कि हम पढ़ते रहते हैं, है ना, कंसिस्टेंटली हमें कोई चाहिए जो हमारी पढ़ाई में मदद करे, बट इन स्पाइट ऑफ दैट भी ऐसा बहुत बार होता है जब हम पैनिक कर जाते हैं, जब हम किसी और सब्जेक्ट को लेकर ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, या हमें एक ही सब्जेक्ट इतना ज़्यादा पसंद आने लगता है कि हम बाकी सब्जेक्ट्स पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, और ये वो बड़ी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हैम्पर होता है। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, मैंने यहाँ पर आपके मैक्सिमम डाउट को इंक्लूड करने की कोशिश की है, चाहे वो आपके नोट्स की बात हो, चाहे वो आपका किसी और रिगार्डिंग डाउट हो, या फिर आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जितने डाउट हैं वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपने मुझसे कुछ भी पूछना चाहा है तो मैं उन सारी चीज़ों को आज के इस सेशन में लेकर आई हूँ। वैसे तो मैं आपके सबके डाउट्स लेकर आई हूँ, बट इन केस अगर मुझसे गलती से किसी का डाउट मिस हो गया हो तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। आप मुझे वापस से अपना वो डाउट सेंड कर सकते हो और मैं आपको वापस से नेक्स्ट सेशन में उसका आंसर डेफिनेटली दूंगी। तो बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल पैनिक मत करना। अगर एक आध डाउट आपका छूट गया हो मुझसे गलती से तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड सेंड इट टू मी अगेन। ओके, तो देव अभी आपको ये वाले पॉइंट का भी आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है साक्षी भारद्वाज का क्वेश्चन। साक्षी ने मुझे कंसिस्टेंटली डाउट्स भेजे हैं बिकॉज आई कंप्लीटली रिमेंबर। देखो साक्षी, ऐसा है कि वैसे मुझे नाम ना याद नहीं रहते, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है नेम्स याद करने में, तो मुझे अगर कोई कंसिस्टेंटली दिखता रहता है तो मुझे उसका नाम याद हो जाता है। और इसीलिए मुझे याद है कि मेरे लास्ट डाउट सेशन में भी आपने मुझसे डाउट्स पूछे थे जिनका मैंने आंसर दिया था, और आज फिर आपने मुझे एक डाउट सेंड किया हुआ है तो उसका आंसर मैं देने वाली हूँ। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द गिवन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। साक्षी, ऐसा है कि ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये कंसेप्ट मैंने आपको अपने सेशन में समझाया भी है, ठीक है। आपने मुझे डाउट भेजा, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है, लेकिन मैं आपको फिर से ये सजेस्ट करूँगी, अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक
कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर सेक्शन में से मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आप डेफिनेटली एक बार डाउट सेशन बोल रही हूँ मैं, एक बार टॉपिक वाइज सेशंस को ज़रूर देखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये मैं सबसे कह रही हूँ, नॉट ओनली विद साक्षी, मैं ये सबको कहना चाहती हूँ कि जितने भी आपने मुझे MCQs भेजे हैं, मैं आपको बोलूँगी कि आप डेफिनेटली पर्पसली देखो, मुझे आपका डेडिकेशन समझ में आता है कि अगर आप इतना मतलब वो ले रहे हो, मतलब इतना संघर्ष कर रहे हो कि एक फ़ोटो खींच के मुझे भेजोगे, फिर मेरे रिप्लाई का वेट करोगे, है ना। आई कम्प्लीटली अप्रिशिएट दिस थिंग कि आप इतने डेडिकेटेड हैं, इतने मेहनती हैं कि आप इस चीज़ को कर रहे हैं। पर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि मैं जितने भी DPP के सॉल्यूशंस लेकर आती हूँ और जितने भी प्रैक्टिस सेशंस लेकर आती हूँ क्वेश्चंस के हर चैप्टर के एंड में, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, उन तीनों सेशंस को आप बहुत ध्यान से अटेंड करिए। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मैक्सिमम टाइम ये जो आप मुझे क्वेश्चंस भेजते हो ना, इससे मैच करता हुआ इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी वहाँ पे सॉल्व करा चुकी हूँ। नॉट ओनली फ्रॉम दी वन पॉइंट, मैं हर जगह से क्वेश्चन जितने ढूंढ सकती हूँ आपको ला करके कराने की कोशिश करती हूँ। तो आपके अगर ऐसे कोई डाउट है तो वो अपने आप वहाँ क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करो कि हमेशा क्वेश्चन वाले सेशंस को ज़रूर आप अटेंड करो, तभी आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे। तो साक्षी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमारे लाइफ को लिव करने के लिए, यानी जिंदगी को जीने के लिए जरूरी नहीं है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। मतलब वो प्रोसेस जिसके बिना, मतलब जिसके बिना आप जी नहीं सकते। इट इज नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू बी कॉल्ड एज लिविंग। ये वाले ऑप्शन यहां दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ग्रोथ, दूसरा ऑप्शन है मेटाबॉलिज्म। मैं थोड़ा इसको नीचे लिखती हूं बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म। थर्ड है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर है कॉन्शियसनेस। ये चार ऑप्शन क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है। चारों ऑप्शंस को हम हाईलाइट कर लेते हैं और फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आई होप, है ना, मैं अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड, ओके। ग्रोथ एक ऑप्शन है, मेटाबॉलिज्म एक ऑप्शन है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एक ऑप्शन है और कॉन्शियसनेस एक ऑप्शन है। अब जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस डाउट सॉल्विंग सेशन को देख रहे हैं और जो जानते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताएं। हमेशा याद रखना कि जब हम डाउट सेशन देखते हैं ना, तो कभी डाउट सेशन ऐसे मत देखना कि आगे कर करके, हाँ मेरा वाला क्वेश्चन का है, मेरा नाम कहाँ पे है, बस मैं वहीं पर देख लूँ, फॉरवर्ड कर करके सेशन को। ऐसा मत करना। क्या होता है जब हम दूसरे के डाउट सुनते हैं ना, तो हमारे भी कंसेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होते हैं। हो सकता है हमें भी शायद कभी वो डाउट आया हो लेकिन हमारे दिमाग से स्किप हो गया, या हमने उसे समझा लेकिन हम उसे उतना अप्रोप्रिएट नहीं समझ पाए। दूसरों के डाउट सुनने से हमेशा अपने दिमाग के अपने नैन चक्षु जो हैं वो खुल जाते हैं, तो इसलिए हमेशा सबके डाउट सुनना चाहिए। अब अगर हम यहाँ दिए गए चार ऑप्शंस को डिस्कस करें तो ग्रोथ एक ऐसा क्राइटेरिया होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी दिखेगा और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी दिखेगा। मैम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे? देखो, आपने बहुत सुना होगा बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सुना है ना। ईच एंड एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज गोइंग टू फॉर्म अ रिवर बॉडी, एन एक्वाटिक बॉडी, सही है। दूसरा, थोड़ी थोड़ी स्नो मिलाकर एक पहाड़ बन जाता है, तो वो भी तो ग्रोथ है। छोटे छोटी मिट्टी के कण मिलाकर एक पत्थर अगर बन जाए तो वो भी तो ग्रोथ है। तो ग्रोथ जो है वो दोनों में देखी जाती है। ग्रोथ इज समथिंग विच इज इंक्रीज इन साइज एंड मास।
Increase in size and mass is growth? Okay. It is seen in living and non-living. अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मान लो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी में फीचर ही ऐसा है कि वो ज़्यादा ग्रो करता ही नहीं है, तो क्या वो लिविंग नहीं रहेगा? अगर उसकी ग्रोथ कम ही है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट ले लेते हैं जिसका नाम है वोल्फिया। तो उस एंजियोस्पर्मिक प्लांट को अगर आप देखोगे तो वो दुनिया का सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट होता है, ठीक है, पर वो तो बहुत छोटा है क्योंकि उसकी ग्रोथ उतनी है। अब इससे ज्यादा अगर उसकी ग्रोथ नहीं होती है तो क्या वो ऑर्गेनिज्म मर जाना चाहिए? नहीं मरना चाहिए। इट इज नॉट गोइंग टू डाई। सो ग्रोथ इज समथिंग कि अगर होगी तो भी ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है, बिना ग्रोथ के कोई ऑर्गेनिज्म कभी भी मरेगा नहीं। और क्वेश्चन में पूछा है कि प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो ग्रोथ तो कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है ना। तो अभी हमें लगता है कि विच वन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अगर हम नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पे जाएं तो ग्रोथ इज कंप्लीटली नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस द अदर ऑप्शंस। दूसरा है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होती हैं ऑल द केमिकल रिएक्शंस, ऑल द केमिकल reactions taking place in body of a living organism। मेटाबॉलिज्म होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चलने वाली हर एक केमिकल रिएक्शन, यानी चाहे हमारी बॉडी में किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा हो या फिर हमारी बॉडी में किसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा हो, दोनों ही चीजें क्या कहलाती हैं? मेटाबॉलिज्म में आती हैं। एक को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, दूसरे को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। सो ऑल द रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस, ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आपने खाना खा लिया है, अगर आपने सांस ले ली है, तो सांस जब ली होगी, ब्रीदिंग जब की होगी तो ऑक्सीजन अंदर गया, जब आपने खाना खाया तो फूड अंदर गया। लेकिन इस फूड से आपको एनर्जी मिलती है तो कैसे मिलती है? आप इस फूड का अपने ऑक्सीजन जो आपने ब्रीथ किया है उसकी हेल्प से इसका ब्रेक डाउन करोगे, जो भी आपने न्यूट्रिशन ऑब्टेन किया उसका ब्रेक डाउन करोगे और उसमें से फिर आप रिलीज करते हो एनर्जी फॉर योर बॉडी टू वर्क इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो दिस एंटायर केमिकल रिएक्शन, ये सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को भाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी कैसे बनेगी? अगेन मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस तो देखा जाता है और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो सेल्स की बनी हुई है ना। तो नॉन लिविंग की बॉडी में थोड़ी ना आपको सेल्स मिलेंगे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में सेल्स थोड़ी मिलेंगे, लिविंग में ही सेल्स मिलेंगे। तो सेल इज बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है ना सेल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सेल तो बहुत मेजर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया किसकी? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम ये कहते हैं कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है ना। तो दिस इज फंडामेंटल थिंग वर्किंग इन योर बॉडी, फंडामेंटल थिंग वर्किंग इन योर बॉडी। ओके, अब आओ कॉन्शियसनेस। आपको पता है कॉन्शियसनेस मैंने आपको पढ़ाया भी है कि डिफाइनिंग क्राइटेरिया होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस होती है। एक मस्किटो, एक मच्छर भी जब काटने आता है, बाइट करने आता है आपको, तो अगर आप उसके पास हाथ ले जाओगे तो वो भी इतना कॉन्शियस है कि हाथ ले जाते ही वो उड़ जाता है। कॉन्शियसनेस।
एक कॉकरोच जो घर में रात में नॉक्टर्नल है तो घूम रहा है, कुछ खाने का ढूंढ रहा है, उसको भी समझ में आता है, आहट होती है तो वो फटाक से अंदर घुस जाता है कि कोई आ रहा है, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। दिस इज अगेन अ कॉन्शियसनेस। किसी गर्म चीज को छूने के बाद इंसान फटाफट से हाथ हटा लेता है, कॉन्शियसनेस, जलना थोड़ी है। अगर कोई पीछे से बहुत हॉर्न दे रहा है और तेज स्पीड में आ रहा है तो डेफिनेटली आप अपनी गाड़ी साइड करोगे, कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस तो एक पेट में भी है, एक मस्किटो में भी है, एक कॉकरोच में भी है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में तो है ही। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्शियसनेस होता है, विच इज द क्राइटेरिया बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म स्टिमुलाई यानी कि एक्सटर्नल चेंज इन द एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग property of a living organism। ठीक है, जहां पर body is going to respond to stimuli, it is a response to stimuli। और stimuli क्या होता है? any change in the environment। ठीक है, स्टिमुलाई यानी कि एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट इज स्टिमुलाई। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस भी हमारा आंसर नहीं है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ग्रोथ। मैं उम्मीद करती हूँ साक्षी आपको आपका आंसर मिल गया होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द कॉन्शियसनेस, ये तीनों लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन ग्रोथ को अगर देखा जाए तो ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ तो नहीं है। बिना ग्रोथ के भी ऑर्गेनिज्म लिविंग हो सकता है। एज वेल एज ग्रोथ का मतलब होता है साइज में और मास में इंक्रीज होना, विच इज सीन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इन द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई होप दिस इज क्लियर। आपको आपका आंसर समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, दैट इज द ग्रोथ। ग्रोथ को आप मार्क कर लीजिए और इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। रिटन ओके, ये आपने लिख लिया होगा। अच्छा, ये अगर हो सकता है आपको ना भी दिख रहा हो तो मैं इसे दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ कि ये तीनों ऑप्शंस जो हैं ये हमारे आंसर्स नहीं होंगे, हमारा आंसर होगा ग्रोथ। ऑलराइट, ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्षी, मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताना है कि आपको आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली मिल गया है या नहीं, आपको अच्छा लगा है या नहीं, समझ आ गया है या नहीं। मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर साक्षी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मेंशन कर देना साक्षी भारद्वाज, डॉक्टर रितिका भारद्वाज को। ऑलराइट, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नितिका मौर्य का क्वेश्चन। ठीक है, नितिका मौर्य ने क्वेश्चन भेजा है और 2 स्माइलीज बनाए हैं। ओके, क्वेश्चन है डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स इन फर्न्स टेक प्लेस थ्रू। ऑप्शन है एन्युलस, ऑप्शन है एन्युलस, स्टोमियम, इंड्यूसियम, बोथ ए एंड बी। तो फर्न की अगर हम बात करें, ये मैंने लाइफ साइकिल आपको बनाकर भी बताई है। ठीक है, वैसे तो सेशन में अगर हम फर्न की बात करें, यानी कि टेरिडोफाइट्स में क्या होता है कि लीफ में सोराई होते हैं, लीफ में सोराई होते हैं। तो लीफ में जो स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर है सोराई, वो बहुत सारे सोराई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ग्रुप्स में वो स्पोरेंजियम प्रेजेंट है। स्पोरेंजियम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इसको मैं थोड़ा समझाती हूँ। हमारे पास एक लीफ है, हमारे पास एक लीफ है, लीफ में सोराई प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ व्हाट इज सोराई? अ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम। ऐसे, इस तरीके से, ये मैंने आपको बताया भी हुआ है। ठीक है, तो जब आप इस स्पोरेंजियम को देखते हो ना, लीफ के क्रॉस सेक्शन में देखोगे, जब आप स्पोरेंजियम को देखोगे तो स्पोरेंजियम आपको कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इट इज अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है? सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेल्स कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं कि यहां पर थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं, इस तरीके से थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं ऐसे, और कुछ इलोंगेटेड सेल्स भी होते हैं। कुछ होते हैं
इलोंगेटेड सेल्स। ओके, तो इलोंगेटेड सेल्स जो होते हैं वो थोड़े थिन होते हैं। इलोंगेटेड सेल्स कैसे होते हैं? थिन होते हैं, इस तरीके से, ऐसे थिन इलोंगेटेड सेल्स। तो ये जो आपको मोटे वाले ऊपर थिक लाइनिंग वाले सेल्स जो दिख रहे हैं, इन्हें हम पता है क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं एन्युलस। इन सेल्स को हम कहते हैं एन्युलस। और ये वाले जो सेल्स हैं, ये थिन वाले जो सेल हैं, इसको हम कहते हैं स्टोमियम। स्टोमियम। और इसके अंदर बहुत सारा स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। इसके अंदर बहुत सारा स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, इस तरीके से बहुत सारा स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है। So this is a sporogenous tissue. अब आपको पता है स्पोरोजेनस टिश्यू क्या है? स्पोर मदर सेल जहां पर प्रेजेंट है, मतलब एक मदर सेल बैठी है, तो ये मदर सेल बना दी मैंने। स्पोरोजेनस टिश्यू में टिश्यू है ना, तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, तो इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे। तो मान लो इसमें से मैंने 3 सेल्स निकाल लिए, ठीक है, या मान लो इसमें से मैंने एक सेल निकाल लिया इसके टिश्यू में से। नाउ दिस इज द स्पोर मदर सेल, ठीक है, स्पोर मदर सेल है, ये आगे जाकर के बनाएगा स्पोर्स। और मैच्योरिटी जब होगी स्पोरेंजियम की, ये है स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। स्पोरेंजियम है ये, ठीक है, जिसके अंदर स्पोर्स रहते हैं। और ये वाला पोर्शन कहलाता है स्टॉक। ये वाला पोर्शन स्टॉक कहलाता है। तो अब इसके अंदर क्या होता है? जैसे ही ड्राई सीजन आता है, ड्राई वेदर का सीजन आता है, तो ये एन्युलस के और स्टोमियम के सेल्स भी ड्राई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एन्युलस और स्टोमियम के सेल्स भी ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। जैसे ये सूखते हैं, देखो कोई भी सेल अगर अच्छा फ्लैसिड सेल है तो ऐसा भरपूर सेल रहेगा, सूखेगा तो श्रिंक हो जाएगा ना। तो ये सेल्स सारे के सारे क्या होने लगते हैं? श्रिंक होने लगते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता है कैसा दिखता है, देखो जब ये श्रिंक होने लगेगा तो इसके कुछ स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे ब्रेक होने लगेगा, और फिर यहां से एक रास्ता बन जाएगा जहां से स्पोर्स निकलकर एनवायरनमेंट में आ सकते हैं और उड़ के जा सकते हैं। जहां फेवरेबल कंडीशन मिले वहां पर जर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में इट इज द एन्युलस एज वेल एज स्टोमियम बोथ। और इनमें होता क्या है? इसमें होता क्या है? एन्युलस में और स्टोमियम में क्या हो जाता है ऐसा कि ये स्पोरेंजियम को ओपन अप करके उसमें से स्पोर्स को बाहर भेज देते हैं। जब इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो मैच्योर होता है, तो मैच्योर होते होते क्या होता है? स्पोर मदर सेल से स्पोर्स बन जाते हैं, सारे स्पोर्स इस बैग में कलेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही ड्राई सीजन आया, सूखा साखा सा वेदर आया, तो ये सेल्स भी क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं। ड्राई होने से इनके बीच में थोड़ा स्पेस बन जाता है, जहां से स्पेस बना बस वहीं से ये निकल के स्पोर्स बाहर आने लगते हैं। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस विद द एन्युलस एंड स्टोमियम, इन दोनों के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था? ये दोनों हैं स्पोरेंजियम, यानी वो जो बैग होता है ना स्पोर्स का, उस स्पोरेंजियम की आउटर सेल कवरिंग है। एक मोटा सेल है, एक पतला सेल है। मोटा सेल एन्युलस, पतला सेल स्टोमियम। ये सेल्स ड्राई वेदर में ड्राई हो जाते हैं। व्हेन दीज सेल्स ड्राई अप, उससे क्या होगा? ड्राई अप होने से क्या होगा? डेहिसेंस, ओपनिंग अप, ब्रेक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। कॉज डेहिसेंस ऑफ स्पोरेंजियम टू रिलीज आउट स्पोर्स, ठीक है। क्या हुआ? ये स्टोमियम और एन्युलस के सेल्स ड्राई हुए, ऐसे फैले हुए सेल्स थे। जैसे ही सूखा साखा मौसम आया, बेचारे ये भी श्रिंक हो गए। श्रिंक हो गए तो सेल्स के बीच में जगह हो गई। जगह हो गई तो स्पोरेंजियम खुल गया। स्पोरेंजियम यानी स्पोर्स का बैग जब खुल गया तो स्पोर्स बाहर आ गए एनवायरनमेंट में। जैसे ही स्पोर्स एनवायरनमेंट में बाहर आए तो वो जहाँ उनको अच्छी जगह मिलेगी फेवरेबल, वहाँ पे वो जर्मिनेट कर जाएंगे, यानी कि ग्रो कर जाएंगे। जब आप बॉटनी को बहुत डिटेल में अपने MSc BSc में भी पढ़ने जाते हो ना, तो वहाँ पर भी आपको ये पढ़ाया
जाता है, दिस इज कॉल्ड एज dehiscence of sporangium, opening up of sporangium to release these spores. So it is done by both of these cells. इसमें दोनों सेल इन्वॉल्व रहते हैं, एनुलस के भी और स्टोमियम के भी. तो आपके क्वेश्चन पर अगर हम वापस जाएं तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिस्पर्सल ऑफ स्पोर हुआ फर्न में थ्रू व्हाट, किससे हुआ, एनुलस से भी हुआ, स्टोमियम से भी हुआ. ये दोनों हमने देखे, इंड्यूसियम इन्वॉल्व नहीं होगा. तो बोथ ए एंड बी इज द लास्ट ऑप्शन. तो इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड बी फॉर दिस क्वेश्चन. मैं आपको सजेस्ट करूंगी नितिका कि आप इस पर्टिकुलर चीज को अपने पास ड्रॉ करके बना के रख लें, ताकि क्या होगा, आपको आगे भी पढ़ने में इजी हो जाएगा. सो क्विकली मेक इट अप, बना लो इसको फटाफट से. डन, बन गया. ऑल राइट, फाइन. अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. मैं श्योर नहीं हूं नितिका, आपने क्वेश्चन नंबर 64 पूछा है, आपने क्वेश्चन नंबर 64 पूछा है या 65 पूछा है, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूं. इसीलिए मैं आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर्स बता दे रही हूं. अगली बार से अगर ऐसा कुछ रहे तो प्लीज डू मार्क योर क्वेश्चन एंड सेंड, है ना. जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उस क्वेश्चन को आप मार्क करके सेंड करिए. तो अगर मैं 64 क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया, 65 क्वेश्चन पर अगर मैं जाऊं तो ये AFMC 2005 का है, ये AFMC 2003 का है. Which of the following plant has not changed for 1000 of years? 1000 years से कौन सा प्लांट चेंज हुआ ही नहीं? ऑप्शन में है टेरिडोफाइट्स, पाम्स, गिनको एंड ड्रायोप्टेरिस. अब मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी डियर स्टूडेंट कि आप सब जितने भी डीपीपी में लेकर आती हूँ, जितने भी प्रैक्टिस सेशंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन लेकर आती हूँ, वो जरूर 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 देखिए. ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व कराया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है. और हो भी सकता है नैतिका कि आपने देखा हो, लेकिन आप ने मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए ये भेजा हो. मेरा काम है, आपने मार्क नहीं किया, इसलिए मैं आपको दोनों के आंसर प्रोवाइड करूंगी, क्वेश्चन नंबर 64 एज वेल एज 65. तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई ऐसा प्लांट देखना चाहते हो जो 1000 ऑफ ईयर्स से चेंज नहीं हुआ है, मतलब आप समझो 270 साल, 280 साल, ऐसे करके बहुत सारे साल हो गए हैं जिसमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए, उस प्लांट का नाम है गिनको. उस प्लांट का नाम है गिनको. इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं आया, काफ़ी समय से ये चला आ रहा है, ऐसा ही प्लांट है, अपने समय का, अपनी स्पीशीज़ का बस एक यही प्लांट बचा हुआ है. सो गिनको इज़ द करेक्ट आंसर. आपने जिस भी क्वेश्चन के लिए ये इमेज मुझसे शेयर की है, मैंने आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर्स बता दिए हैं. मैं इस पर बहुत ज़्यादा इसीलिए फोकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है जहाँ पर आपको एग्जाम्पल याद करना होगा, एक एक्सेप्शन याद करना होगा जो कि गिनको है, विच हैज़ बीन लिविंग फॉर लाइक मैनी ईयर्स. इसको कम से कम भी 270 साल तो हो ही गए हैं. मतलब ये जब मैंने लास्ट पढ़ा था तो ये डेटा मुझे याद है, ज़्यादा भी हो गए होंगे अब तो this is being alive from a very very long time and it's been surviving from a very long time. So the answer will be गिनको for this particular question. ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया. नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, है ना. तो डियर नैतिका, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पहली तो बात ये बता देना कि क्या आपने ये क्वेश्चन, ये जो इमेज भेजी है, ये 64 नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए भेजी थी या क्वेश्चन नंबर 65 के लिए भेजी थी. जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ, मुझे लगता है कि आपने क्वेश्चन नंबर 64 के लिए शायद मुझसे ये इमेज शेयर की होगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर डाउट. उम्मीद करती हूँ आपको आपके डाउट का जो सोल्यूशन है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. ऑलराइट, आप इसको बना करके ज़रूर रख लेना अपने पास. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, विच सेज, यहाँ पर आपका आंसर आपको दिख रहा है दैट दिस इज़ योर आंसर. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ऑलराइट, नोट कर लो इसको. डन. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास कौन है? श्रेया श्री. हेलो, हाय, हाउ आर यू? उम्मीद करती हूँ श्रेया बहुत अच्छी होंगी. तो श्रेया ने मेरे साथ शेयर किए हैं अपने नोट्स और वो थोड़ा सैड भी हो गई थी. श्रेया ने लिखा है, मैम आपने मेरे बहुत सारे नोट्स नहीं देखे, सो सैड. नो श्रेया, इट्स बीन वेरी हैप्पी. आई ऑलवेज वॉच योर नोट्स, बट द थिंग इज कि मैं
देख ज़रूर लेती हूँ, पर हाँ ये है कि एक टाइम टू टाइम पर मैं आपसे बात कर पाती हूँ, इंटरैक्ट कर पाती हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कलेक्टिवली सबको अपने साथ रख सकूँ। ये जो नीट का हमने माहौल बना रखा है इसमें सबको जोड़ सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम एंथुसियाज्म से तैयारी कर सकें, इसके लिए मैं कंसिस्टेंटली लगी रहती हूँ। तो श्रेया ने मुझसे अपने नोट्स की फ़ोटो शेयर करी है। अच्छा, ये मैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी कहना चाहती हूँ कि देखो ये जो नोट्स है, ये मैंने आपको कई बार बताया है, ये सारे नोट्स आपके 2 साल 4 साल कम से कम 5-7 साल आप रखने वाले हो। मतलब आप समझ लो 2 साल ये तो पढ़ने ही पढ़ने, और कॉलेज में भी सबके नोट्स काम आते हैं, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए जाओ। जैसे मैंने आपको एक सेशन दिया था जहां मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्लास 12th आपकी पीसीबी से करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं। उम्मीद करती हूँ कि वो आप सबने देखा ज़रूर होगा। तो आप जो भी चूज़ करें, ये सारे नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप बॉटनी में चले जाएं, चाहे आप जूलॉजी में चले जाएं, आप पैरामेडिकल में चले जाएं, आप मेडिकल में चले जाएं, हर जगह आपके नोट्स आपको ज़रूर काम आएंगे। मेरे नोट्स मुझे आज भी काम आते हैं, ठीक है। तो नोट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से बनाना है, यही हमारी जमा पूंजी है अभी तक के लाइफ की जो हमारे पास है। और आपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं श्रेया, बाकी स्टूडेंट के लिए भी एक एग्जाम्पल है। मुझे पता है आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी मैं आगे भी दिखाऊंगी, मुझे कई सारे लोगों ने नोट्स भेजे हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, मैं आपको बताती रहती हूँ, आप वो चीज़ें फॉलो करते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट कि आप इस चीज़ को इतने अच्छे से, इतनी सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, इतने डिसिप्लिन्ड मैनर में इसे फॉलो कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। श्रेया, आपके नोट्स भी बहुत सुंदर हैं, बहुत ब्यूटीफुल नोट्स हैं। ऑलराइट श्रेया, सेशन के कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कर देना, क्योंकि आजकल कभी कभी श्रेया गुम जाती है, तो मुझे श्रेया यहाँ वापस से मिल जानी चाहिए। ऑलराइट श्रेया, ओके, इट वाज नाइस हैविंग योर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेजल यदुवंशी। सेजल यदुवंशी ने बोला है थैंक यू सो मच मैम। सो थैंक यू सो मच सेजल, आपने अपने नोट्स भेजे हैं, है ना, और बहुत ब्यूटीफुली आपने अपने नोट्स बनाए हैं, बहुत अच्छे से बनाए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आपके नोट्स देख करके, जितना सिंसियरली, जितना डेडिकेटेडली आपने ये काम किया है। आप बहुत आगे लाइफ में बहुत अच्छा कुछ करेंगे, मेरा पूरा भरोसा है। सो इट वाज रियली अप्रिशिएबल कि आपने इतने अच्छे नोट्स बनाए हैं। सेजल कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। ऑल राइट, तो मैंने आपके नोट्स देख लिए हैं, है ना, ओके, और अप्रिशिएट भी किया है। फिर से सेजल ने लिखा है, और सेजल ने यहाँ रिमार्क भी लिखा है, आई जस्ट लव द वे यू टेल अस हाउ टू राइट नोट्स, लव यू टू, व्हाट टू राइट, hats off to you ma'am, you are really the queen of biology, thank you so much, I'm very overwhelmed, very overwhelmed, thank you so much सेजल, आपने बहुत अच्छे से फॉलो किया है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ, आई रियली विश, आई रियली प्रे कि आप लाइफ में बहुत अच्छा कुछ करें और बहुत आगे जाएं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं तालिब जाहिद की। तालिब जाहिद ने लिखा है मैम मैंने अभी 10th पास आउट किया है, मैं बहुत आगे का मिस हो गया है। आपने जो रिमार्क लिखा है तालिब, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करके बताना आप क्या कहना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, मैं ज़रूर आपसे बात करूँगी। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो आप यहाँ पर भी अपना रिमार्क, वो जो डाउट वाला सेशन है उस पर क्लिक करके अपने डाउट भेज सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट अपने डाउट सॉल्विंग सेशन में ज़रूर आपसे बात करूं। आपने मुझे कैडुकस का जो ये साइन भेजा है, ये रियल एंथुसियाज्म है मेरे लिए, बहुत रियली इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। अगर कभी ऐसा पढ़ते पढ़ते, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ मैं, चाहे आप 11th नीट बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या आप 12th नीट बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, कभी अगर पढ़ते पढ़ते आप अपनी राह भटक जाओ, कभी अगर गुम हो जाओ, कभी अगर एंग्जाइटी हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, थक जाओ बीच में मेहनत करते करते, तो बस इसे देख लेना, ये कैडुकस जो होता है ना, ये अपने एप्रन पर लगा हो, ये मेरी टेबल पर हो, ये मेरी बुक्स में हो, ये मेरी गाड़ी में हो, हर जगह बस ये हो। वो एक जो फीलिंग है ना, वो आपको कभी थकने नहीं देगी, कभी आपको एंग्जाइटी भारी नहीं होगी आप पे, आप उसे ओवरकम कर पाओगे, आप हमेशा लगातार अपनी नीट की प्रिपरेशन में बने रहोगे। सो आपने जिस भी पर्पस से तालिब जाहिद मुझे ये भेजा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताना डियर, I'll help you out in whatever ways I can. All right? Okay. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऋतिका सिंह की। ऋतिका सिंह ने भी मुझे अपने
ये मैं जो देख पा रही हूँ रितिका, ये आपने मुझे, जो मैं आपको एक सेशन देती हूँ अलग से जहाँ मैं बात करती हूँ अबाउट दी साइंटिस्ट, अबाउट देयर डिटेल्स, अबाउट देयर कंट्रीब्यूशन इन द ईयर, जहाँ पर उन साइंटिस्ट ने अपना काम किया है, तो मुझे लगता है कि आपने मुझे ये वो वाली चीज़ भेजी है ना, ये वही सेशन है। मैं देख पा रही हूँ कैंडोले सर, जेस्यू सर, एडनसन सर, जॉन रे सर, इन सब के बारे में यहाँ लिखा है। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन मेक आउट। आपने लिखा है थैंक्स मैम फॉर योर सपोर्ट, आई एम ऑलवेज देयर डियर। आप कभी भी रीच आउट कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए। आपने क्योंकि मुझे जितनी चीज़ें भेजी हैं तो मैं क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रही हूँ, लेकिन जहाँ पर आपने मुझे ये सब कुछ सेंड किया है वो भी मैं आपसे शेयर डेफिनेटली करने वाली हूँ। आप आगे भी मुझसे अपने नोट्स, अपनी तैयारी, अपने क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ आप सभी से, क्योंकि मैं मिड ऑफ द सेशन में हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को देख रहे होंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि आप मुझे अपने जैसे नोट्स भेजते हो, जिस तरीके से आप मुझे अप्रिशिएट करते हो, या जिस तरीके से आप मुझे अपने डाउट्स भेजते हो, क्वेश्चंस की फोटो भेजते हो, मैं एक चीज़ और बोलूँगी, एक चीज़ और करना, ये आपको और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करेगी। आप एक एवरेज कैलकुलेट करो, डेली आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। बात समझ रहे हो? जैसे पहले दिन आप क्वेश्चन करने बैठोगे 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, दूसरे दिन क्वेश्चन करने बैठोगे 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, तीसरे दिन बैठोगे हो सकता है 20 कर जाओ, 20 क्वेश्चन कर जाओ। धीरे धीरे करके आपका एक महीने में नंबर ऑफ क्वेश्चन करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओगे। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आप सभी से ये बात बोल रही हूँ, जितने भी डेडिकेटेड नीट एस्पिरेंट्स यहाँ मैं इस सेशन में जितने स्टूडेंट्स के डाउट लेकर आई हूँ, जितने स्टूडेंट्स के मैसेजेस लेकर आई हूँ, रिमार्क्स लेकर आई हूँ, मैं ये आप सबसे बोलना चाहती हूँ और बाकी सारे स्टूडेंट्स से भी कि आप डेफिनेटली इस चीज़ को प्रैक्टिस करके देखिए, आपको अपने आप में अपनी तैयारी में अंतर दिखने लगेगा। आपको क्या करना है, आप महीने भर में कितने क्वेश्चन आपने मैक्सिमम सॉल्व किए और अपनी कितनी लिमिट रेस कर ली है क्वेश्चन सॉल्व करने की, उस चीज को नोट करिए और वो मेरे साथ जरूर शेयर करना। आप चाहो तो अभी तक आप डेली बेसिस पर कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। और वो जो आपका वर्चुअल ग्रुप है जहां पर हम एक दूसरे से कनेक्ट होकर बात करते हैं, अब हम ये और भी क्रिएट करेंगे जहां पर हमें एक दूसरे से पता चलेगा कि हम डेली कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेड भी आप या तो डीपीपी उठा लो, या तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठा लो जो मैं सेशन लेकर आ रही हूं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, या आप जहां से भी क्वेश्चन सॉल्व करो, यहां पर आपको इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और आपको मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाओगे वहां पर भी आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे। मैं आपको अलग से एक दिन बता भी दूंगी कि कैसे आपको वो मिल सकते हैं। एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको हम खुद प्रोवाइड कर देंगे, विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताना। और मुझे डाउट सॉल्विंग वाले उसमें भी जैसे आप सारी चीजें शेयर करते हो, वहां भी एक एक का मुझे कैलकुलेशन चाहिए कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के आप डेली में लगा रहे हो। ऑल राइट, सो रितिका वेरी गुड, है ना। एंड इट्स ऑल माई प्लेजर टू सपोर्ट यू आउट, टू हेल्प यू आउट। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो वो मेंशन करिएगा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है श्रीशांत कोले ने क्वेश्चन पूछा है। आपका नाम मुझे काफ़ी पसंद आया श्रीशांत, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने क्वेश्चन पूछा है, प्लीज सॉल्व दिस डाउट। ऊपर क्वेश्चन लिखा है, कैन स्लाइम मोल्ड बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मोटोमी। अगर आप स्लाइम मोल्ड की बात करो तो स्लाइम मोल्ड जब रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है, जब स्लाइम मोल्ड में जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो दो तरीके से होता है। कैसे होता है? दो तरीके से होता है। और वो दोनों तरीके क्या क्या हैं? वो दोनों तरीके हैं, पहला प्लाज्मोटोमी से भी होता है, ठीक है, प्लाज्मोटोमी से भी होता है, और प्लाज्मोटोमी के अलावा फिजन, बाइनरी फिजन भी करता है। ये क्या करता है? बाइनरी फिजन का प्रोसेस भी इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो स्लाइम मोल्ड होती है वो दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, सेल्यूलर एज वेल एज ए सेल्यूलर फॉर्म। इट इज सीन इन सेल्यूलर एंड
ए सेल्यूलर फॉर्म। किसी ने मुझसे पूछा था सेल्यूलर और ए सेल्यूलर फॉर्म क्या होता है। एक न्यूक्लियस या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस की वैरायटी होती है। एक न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस। जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस सेल में प्रेजेंट होते हैं तो वो सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी कि ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही सेल में रहे होंगे। जब ये डिवाइड करेगा तो ये ऐसे ही ऑर्गेनिज्म में डिवाइड करेगा जिसकी बॉडी में फिर से बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे, जिसकी बॉडी में फिर से बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे। एंड दैट इज व्हाट इज प्लाज्मोटोमी और बाइनरी फिजन में एक सेल दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है और दो नए डॉटर सेल्स बना लेता है। सो स्लाइम मोल्ड में ये दोनों प्रोसेस देखने को मिलते हैं। बोथ ऑफ दीज प्रोसेस आर सीन। तो आपका आंसर यही है, ये दोनों प्रोसेस आपको स्लाइम मोल्ड में होते हुए दिखते हैं। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए श्रीशांत। ऑल राइट, तो श्रीशांत आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद योर आंसर, आपको आपका आंसर मिल गया। और आप भी मुझे ये ज़रूर बताना कि आप डेली कितने क्वेश्चंस को कर रहे हैं सॉल्व। यानी कि ऐसा मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ बायोलॉजी के लिए बताओ, हमारे लिए नीट को क्वालिफाई करने के लिए तीनों सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। आप तीनों सब्जेक्ट्स को लेकर मुझे एक बार ज़रूर बताना, मुझसे डिस्कस करना आप डेली कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं सॉल्व। ऑल राइट, तो श्रीशांत मैं आपके जो कमेंट है उसका वेट करूंगी। आपने कितने क्वेश्चंस डेली सॉल्व कर रखे हैं उसको जानने के लिए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच डियर। नेक्स्ट है शिवम आनंद का। शिवम आनंद ने लिखा है रिमार्क में, हैव अ लुक एट माई नोट्स मैम, हाउ इज इट। इट इज़ वेरी गुड शिवम आनंद, यू हैव रिटन ब्यूटिफुली। और लड़कों की राइटिंग इतनी अच्छी होती मतलब कम है, बहुत कम ऐसा होता है कि बॉयज़ हैव अ वेरी गुड हैंड राइटिंग। हाँ, लेकिन होता है ऐसा भी, ज़्यादातर थोड़ी सी वेग हैंड राइटिंग होती है, ऐसे झूलती हुई तैरती हुई टाइप की, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है शिवम। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर नोट्स। और आपने बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके नोट्स बनाए हैं और लाइफ साइकिल को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से एक पेज में लिखा है और बहुत क्लियर लिखा है जो सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो आपको ये इतना अच्छा पता है, हमारे जो नोट्स होते हैं ना, वो हमारा ही इंप्रेशन होता है कि हमें कितने अच्छे से कोई टॉपिक समझ में आया है। जैसे अगर आप यहाँ पर ये वाला पेज देखोगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे से लाइफ साइकिल मेंशन की हुई है। तो इस लाइफ साइकिल में अच्छे से समझ आ रहा है कि कैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन हुआ होगा, कैसी लाइफ साइकिल रही होगी। सो यू हैव रिटन वेरी ब्यूटिफुली, बहुत अच्छे नोट्स हैं आपके। आइए आगे बढ़ते हैं। शिवम, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना आप के नोट्स की मैंने तारीफ की है। ऑल राइट, नेक्स्ट है परवांशु काडू। इन्होंने लिखा है, इज वोल्फिया कंसिडर्ड माइक्रोस्कोपिक। क्या वोल्फिया को माइक्रोस्कोपिक कहते हैं? एंजियोस्पर्म और ओनली इट्स फ्लावर इज माइक्रोस्कोपिक, मेकिंग इट मैक्रोस्कोपिक, हेंस रेंडरिंग ऑल एंजियोस्पर्म मैक्रोस्कोपिक। और कई सारे क्वेश्चंस मुझे इसमें दिख रहे हैं लेकिन सब पे टिक 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 लगा हुआ है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर जो मेंशन है वो मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस में से पूछना चाह रहे हैं। होपफुली आप माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म वाला क्वेश्चन पूछना चाह रहे होंगे शायद, क्योंकि वोल्फिया मैं वहीं पर देख सकती हूँ। तो अगर हम इस वोल्फिया की बात करें, डियर प्रवांशु, तो वोल्फिया जो है वो दुनिया का सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। इट इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, यानी कि दुनिया का सबसे छोटा ऐसा प्लांट जो कि फ्लावरिंग प्लांट है। और अगर आप इस वोल्फिया के प्लांट को देखोगे तो एक तो ये कैसा है, ये नेचर में है एक्वेटिक, यानी कि पानी में तैरने वाला। और अगर आप इसे हाथ में उठाकर देखोगे तो राई के दाने से भी छोटा, ऑनेस्टली राई सबने देखी है खाने में जो डलती है, राई के दाने से भी छोटा होता है ये वोल्फिया का प्लांट का स्ट्रक्चर। जिस स्ट्रक्चर में बहुत छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और स्टिग्मा भी इस प्लांट के ऊपर बहुत छोटा सा ऐसा दिखता है। और अगर इसका मेजरमेंट आप करना चाहते हो तो वो जो कपड़े सिलने वाली सुई होती है ना, दैट नीडल विच इज़ यूज्ड फॉर स्यूइंग क्लोथ्स, कपड़े सिलने के लिए जो नीडल, जो सुई हम यूज़ करते हैं, उसके टिप से भी बहुत, उसका टिप कितना छोटा होता है ना, तो उसके टिप से भी अगर आप टिप मेजर करोगे तो वो कुछ आपको टिप ऐसा दिखता है। और ये जो साइज़ है ना वोल्फिया का, ये इस टिप के
कहीं यहाँ पर ही खत्म हो जाता है, इतना छोटा होता है वोल्फिया। तो वोल्फिया में ना कि सिर्फ प्लांट का स्ट्रक्चर छोटा है, लेकिन उसके फ्लावरिंग पार्ट्स भी बहुत छोटे हैं। ऑलराइट, सो आपको आपका आंसर होपफुली समझ आ गया होगा। आप ये आगे मैक्रोस्कोपिक क्या लिखना चाह रहे हैं वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है, तो अगली बार आप और क्लियर क्वेश्चन लिखिएगा। वैसे जितना मैं इससे अज्यूम कर पा रही हूँ वो ये है कि आप पूछना चाह रहे हैं कि वोल्फिया क्या एज अ प्लांट ही सबसे छोटा है या फिर उसका फ्लावर भी सबसे छोटा है। तो इसका आंसर ये है कि दोनों स्ट्रक्चर्स उसमें ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट हैं, तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक यानी कि फ्लावरिंग प्लांट, जहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों देखने को मिलेंगे, विच इज़ एक्वेटिक, पानी में तैरता हुआ मिल जाता है। ऑल राइट प्रवांशु, दिस इज द आंसर दैट आई कैन गिव यू ओवर हियर। बाकी सारे क्वेश्चंस में आपने टिक कर रखा है। कुछ 62 क्वेश्चन नंबर मुझे यहाँ दिख रहा है, 63, 64, 65 यहाँ दिख रहा है। मैं इस चीज़ से ये भी अंदाज़ा लगा पाती हूँ कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस डेली सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा कि आप डेली बेसिस पर कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और जो मैंने आपको आंसर दिया है, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। अगर इसमें से आपको कोई क्वेश्चन में और भी डाउट है तो आप उस क्वेश्चन की पर्टिकुलर मुझे फोटो भेजिए और रिमार्क में मेंशन कर दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन नंबर आप पूछना चाहते हैं। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच डियर, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खुशी शर्मा, हेलो खुशी शर्मा, आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। पिछले सेशन में भी मेरे आपका क्वेश्चन ज़रूर था और यहाँ पर भी आपका नाम ना हो। डाउट सॉल्विंग सेशन में ऐसा कैसे हो सकता है, चाहे वो आपके सुंदर सुंदर नोट्स हों, चाहे वो आपके बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस हो, व्हाटएवर इट इज़, सो यू आर गोइंग टू बी देयर राइट। तो खुशी, आपने मुझे नोट्स की फ़ोटो शेयर करी है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर नोट्स। तो आपने ये बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं। मैं इसको बोलूँगी थोड़ा और मतलब मेरा सजेशन है कि आपने अच्छे से बनाए हैं, सब हाईलाइट किया है, पर थोड़ा और कहना चाहिए कि सिमेट्रिकल मैनर में बनाओ, ऐसे बीच में से चीज़ें क्रॉस मत करो, ठीक है। बस इतना ही मेरा सजेशन है, बाकी आप हमेशा से अच्छी स्टूडेंट हैं। ऑल राइट, सो खुशी, क्वेश्चन नंबर कितने हम सॉल्व कर रहे हैं डेली ज़रूर मेंशन करना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सृष्टि भारद्वाज का क्वेश्चन। अगेन, मैम काइंडली हेल्प मी इन दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, सो लेट मी हेल्प यू आउट। क्वेश्चन पूछा है एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड। हमें इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड का एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। यानी दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में जब हाइब्रिड बना होगा तो क्या हुआ होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है लाइगर एंड डॉग। पहला ऑप्शन है लाइगर एंड डॉग। तो डॉग तो कोई इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड नहीं है, लाइगर जरूर है। लाइगर बनता है लायन और टाइगर के बीच में रिप्रोडक्शन होने से, फ्यूजन होने से। तो इसमें से डॉग हमारा आंसर नहीं हो सकता। डॉग इज नॉट एन इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड, वो तो अलग से अलग सी स्पीशीज है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है ऐसा मैच जहां पर दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में रिप्रोडक्शन होने के बाद एक ऑर्गेनिज्म बना हो। दूसरा ऑप्शन है टाइगॉन एंड टाइगर। तो टाइगॉन जो होता है, दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो टाइगॉन एंड टाइगर में से टाइगर तो प्योर खुद की स्पीशीज है, लेकिन टाइगॉन को अगर आप देखोगे तो ये बनता है टाइगर प्लस लायन से। अब ये वाला ऑप्शन क्यों गलत है? ये वाला ऑप्शन इसीलिए गलत है क्योंकि यहां पर टाइगॉन तो सही है, टाइगॉन तो बिल्कुल सही है ना, इसके हिसाब से हमारा आंसर बन सकता था, पर टाइगर तो अकेली खुद की स्पीशीज है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है कैट एंड लायन। तो अगर आप कैट और लायन की बात करना चाहो तो कैट और लायन में, कैट एंड लायन दोनों ही अलग अलग स्पीशीज हैं, दोनों ही अलग अलग स्पीशीज हैं। कोई भी इंटरस्पेसिफिक दो अलग स्पीशीज से नहीं बना। कैट अपने स्पीशीज से बर्थ लेती है, लायन अपनी स्पीशीज से बर्थ ले रहा है, तो दोनों में किसी अलग स्पीशीज का मिक्सचर नहीं है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें दो अलग स्पीशीज के बीच का एक इनपुट फाइंड आउट करना, आउटपुट फाइंड आउट करना है। तो दूसरा है टाइगन एंड लाइगर। तो अगर हम बात करें टाइगॉन की और हम बात करें लाइगर की, तो टाइगॉन बनता है
टाइगर प्लस लायन के बीच में जब कॉम्बिनेशन हो, जब रिप्रोडक्शन हो, जिसमें से टाइगर रहेगा मेल और लायन विल बी दी फीमेल, लायन विल बी दी फीमेल, ठीक है। अगर आप लाइगर को देखते हो तो लाइगर में लायन इज द मेल, मेल पार्टनर एंड टाइगर, tigress will be the, tigress will be the what, it will be the female partner, ठीक है। टाइगर विल बी दी फीमेल, लायन विल बी दी मेल। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, जो आगे चालू होता है ना, जैसे टाइगर तो टाइग और आयन लायन, आगे वाला जो है वो हमेशा मेल होता है, ठीक है। ऐसे हम इसे याद रख सकते हैं। तो टाइगन और लाइगर दोनों ही इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड हैं, जिसकी वजह से ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप आपको आपका आंसर समझ में आ गया सृष्टि। ऑलराइट, बाकी तीनों ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि इसमें प्योर स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म लिखे हुए हैं, जैसे डॉग हो गया, टाइगर हो गया, कैट और लायन हो गए, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दोनों ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में मेंशन दोनों नेम्स ऐसे हैं जो अलग अलग स्पीशीज से ही बने हैं। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी सृष्टि। होपफुली आपको आपका आंसर समझ में आ गया होगा। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, यू कैन नोट इट डाउन। डन, ओके। दूसरी चीज, मुझे कमेंट सेक्शन में आप भी अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सॉल्व कर रहे हैं वो जरूर लिख करके बताइएगा डियर सृष्टि। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है श्रेयाश्री। ओह वाओ, नाइस। श्रेया ने लिखा है, 2 कटिंग्स मुझे भेजी थी, हालांकि ये मैंने आपकी तभी देख ली थी। मैम ये क्या हो रहा है? मैम आप बोलती थी आप एनटीए द्वारा जारी नोटिफिकेशन बताएंगी, प्लीज़ मैम आज आप बताइए ये क्या हो रहा है। ये एक न्यूज़ आई थी जहाँ पर आईआईटी जेई और नीट को मर्ज करने वाले हैं सीयूईटी से, ऐसा सजेशन, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसा सजेशन दिया है, ठीक है। हमारी जो नीट की एनटीए के हेड हैं उन्होंने ये सजेशन दिया है कि हमें ऐसा करना चाहिए क्या, ऐसा अभी उनका विचार विमर्श चल रहा है और इसे मैंने अपने एक सेशन में बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप सर्च करिए नीट आईआईटी जेई सीयूईटी मर्जर, मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेई नीट, ठीक है। ये मतलब चैनल का नाम लिखो और टॉपिक का नाम है आईआईटी जेई नीट सीयूईटी मर्जर। ये आप सर्च करोगे तो मैंने ही इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है और वहाँ पर मैंने आपसे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। ये न कि सिर्फ नीट के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए था। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप वहाँ पर उस सेशन में जा कर के ज़रूर देख सकते हैं। और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर पूछिएगा। मीनवाइल श्रेया, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, अपनी तैयारी करते रहना है। तुम लोग पता है हड़बड़ाने बहुत जल्दी लग जाते हो, ये एक आदत छोड़ दो। हालांकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी जो एज है वही शायद हड़बड़ाने वाली होती है। तो मैं समझती हूँ कि होता है ना, वो एक मतलब आ जाता है कि अरे यार पैनिक करने लग जाते हैं, पर पैनिक नहीं करना है, चीज़ों को होने में समय लगेगा और वो सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, तो आप उसे देखिएगा ज़रूर और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। मीनवाइल अपनी तैयारी वैसे ही जारी रखिए जैसी कि चल रही है। ऑलराइट डियर श्रेया, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आप सॉल्व कर रहे हो ये ज़रूर से मुझे मेंशन करके बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके डियर, फाइन। तो इसके लिए आपको क्या सर्च करके देखना है श्रेया? आईआईटी जेई नीट सीयूईटी मर्जर, इस नाम से आपको मेरा सेशन मिल जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेई नीट के चैनल का नाम ज़रूर मेंशन कर देना, फटाफट से आपको मिल जाएगा और सारी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खुशी शर्मा ने पूछा है, सो कंफ्यूज मैम प्लीज़ हेल्प। माय डियर, इतना कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मुझसे पूछा है एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर क्या होते हैं, बेसिडियम क्या होता है, एस्कस क्या होता है। तो हमने जब फंजाई पढ़ी तो हमने पढ़ा एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, और हमने पढ़ा बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज दोनों टाइप पढ़े थे। अब इसमें से एस्कोमाइसिटीज में जो एस्कस है वो ऐसा स्ट्रक्चर है, एस्कस क्या है? एक स्ट्रक्चर है
which bears the spores produced in ascomycetes, जिसके पास वो स्पोर्स होते हैं जो एस्कोमाइसिटीज टाइप के फंगस में बनते हैं, ठीक है, फंजाई में बनते हैं। तो एस्कस इज द स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द स्पोर्स इन इट, और क्योंकि ये स्पोर्स कहाँ बन रहे हैं, एस्कोमाइसिटीज में, तो इन स्पोर्स को हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स। ऑल राइट, सिमिलरली बेसिडियोमाइसिटीज में जो स्ट्रक्चर स्पोर्स को अपने पास रखता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेसिडियम। द स्ट्रक्चर इज बेसिडियम। स्ट्रक्चर क्या है, बेसिडियम। और जो स्पोर्स ये प्रोड्यूस करेगा, जो स्पोर्स ये प्रोड्यूस करेगा, उन स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, उन स्पोर्स को हम कहते हैं बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। तो बेटा डियर खुशी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एस्कोमाइसिटीज में एस्कस वो स्ट्रक्चर है जिसके पास स्पोर्स हैं, और एस्कोमाइसिटीज के स्पोर्स एस्कोस्पोर्स कहलाते हैं। सिमिलरली बेसिडियोमाइसिटीज में जो स्ट्रक्चर स्पोर्स को अपने पास रखेगा वो बेसिडियम, और जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे बेसिडियोमाइसिटीज में वो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। आगे बढ़ो, तो आपने पूछा है सीडोपोडियोस्पोर्स क्या होते हैं। इसमें आपने कुछ एक गड़बड़ लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों स्पेलिंग्स मुझे सेम ही लग रही हैं, तो अगली बार से थोड़ा और क्लियर लिखिएगा डियर। आपने यहाँ पर जो पूछा है उसका मैं फिलहाल आंसर आपको दे देती हूँ। आपने पूछा है सीडोपोडियोस्पोर्स क्या होते हैं। सीडोपोडियोस्पोर्स बनते हैं अमीबा में। कहाँ बनते हैं, अमीबा में, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान अमीबा कुछ स्पोर्स बना लेता है, स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसे हम कहते हैं सीडो यानी कि फॉल्स पोडियोस्पोर्स, जो उसके लिम्स के द्वारा बने हुए स्पोर्स होंगे। तो ये हैं स्पोर्स विच आर फॉर्म्ड बाय अमीबा, spores formed by amoeba in unfavorable conditions। बात समझ में आ गई? डन, इसको लिख लीजिए। लिख लिया? आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। खुशी, मुझे कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ये ज़रूर मेंशन करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच। लिख लीजिए आप ये लिखना चाहते हैं तो। डन, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अलीशा गुप्ता, उन्होंने डायग्राम बनाए हैं, नीचे लिखा है एक्सीलेंट। सो एक्सीलेंट आपको है डियर स्टूडेंट, इसीलिए मैं आपको कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, आप आगे भी बहुत अच्छा पढ़ती रहें। दैट इज़ व्हाट आई विश फॉर यू। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो ये मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट है आस्था पांडे। आस्था ने रिमार्क में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ नोट्स की फोटो शेयर करिए। थोड़ा सा ये वाला इमेज ब्लर है, वो क्लियर है। आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ऐसे ही कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, और कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच आस्था पांडे। नेक्स्ट सबा शेख। सबा शेख ने मुझे एक फ़ोटो भेजी है, ये मुझे एनसीईआरटी की इमेज लग रही है, जहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन आप क्या पूछना चाहते हो, क्या डिस्कस करना चाहते हो, वो कुछ मेंशन नहीं है। तो ये मैं इसीलिए लेकर आई हूँ कि आप मुझे अगली बार से ज़रूर से रिमार्क्स सेक्शन में लिखकर बताइए कि व्हाट डू यू वांट टू डिस्कस। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सबा। नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझे ज़रूर बताना आप कितने सॉल्व कर रहे हो। फरहान ने भी मुझे अपना होमवर्क शेयर किया था, राइट द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, राइट द रोल ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो ये उन्होंने होमवर्क आंसर लिखा है, बहुत अच्छे से फरहान ने आंसर लिखा है और इसे शेयर किया है। आप ऐसे ही आगे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, होमवर्क कंप्लीट करते रहिए, डेडिकेटेडली पढ़ते रहिए और मेरे साथ शेयर करिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं डेली। थैंक यू सो मच फरहान फॉर शेयरिंग एंड बीइंग सो डिसिप्लिन्ड। आगे खुशी शर्मा ने पूछा है बैक्टीरियोफेज क्या होता है। I am so confused about this word bacteriophage. I know this structure but don't know what is this. जब वायरस इन्फ्यूज़ हो जाए, ऐसा वायरस जिसके पास कैपेसिटी हो कि वो इन्फ्यूज़ हो सकता है, घुल मिल सकता है बैक्टीरिया के साथ, तो उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। द वायरस which infects bacteria
ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। और आप वायरस वाला सेशन ज़रूर देखना। अगर आपने वो सेशन देख लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कन्फ्यूजन आ जाए। मेरा सजेशन खुशी ये है कि उस सेशन को ज़रूर देखना। मीनवाइल मैंने आपको बता दिया है, स्ट्रक्चर आप कह रही हैं यहाँ पे आप समझती हैं, आप जानती हैं। तो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सके, अपना जीनोम ट्रांसफर कर सके, उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। ऑलराइट, तो ये आप नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर है। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद योर आंसर। और मेरे साथ क्वेश्चन नंबर अपने ज़रूर शेयर करना, आप कितने सॉल्व कर रहे हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है ग्रेसी ड्यूडेजा। ग्रेसी, मैंने आपका ये वाला पूरा जो डाउट है ये मैंने पढ़ा, पर इसमें बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज हैं। थोड़ा मुझे आपने जो भी लिखा है वो आप थोड़ा और क्लियर लिखिए, तो मैं आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से हेल्प कर पाऊंगी। मैं आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती थी कि आप अपना डाउट, अपनी प्रॉब्लम मुझे थोड़ा क्लियर वे में लिख करके भेजिए। इसमें बहुत सारा हॉच पॉच, बहुत सारा कुछ मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। मैं इसे अच्छे से खुद ही नहीं समझ पाई कि आप क्या पूछना चाहते हैं। आप थोड़ा और क्लियर लिख के भेजिए, मैं डेफिनेटली आपसे बात करूँगी, आपको रिप्लाई करूँगी। क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, डेडिकेटेडली रहिए, सिंसियर रहिए, और मुझे बताइए कि कितने आप रोज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। थैंक यू सो मच ग्रेसी। नेक्स्ट है श्रेया, आपने कुछ तो लिखा है पर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अगली बार से रिमार्क वाले सेक्शन में मेंशन करिए जो भी आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ आपने मेरे लेक्चर में से 2 इमेजेस उठाई हैं और लिखा है डायग्राम को कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। बताऊँ तो समझ आया, बट कंप्लीट ड्रॉ ऐसे अच्छा लगता है मैम, ड्रॉ हो तो। वैसे मैं कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको ड्रॉ करके लिख करके समझा पाऊँ, है ना। हर चीज़ मैं आपको खुद से लिख कर ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करती हूँ। अगली बार से आप रिमार्क सेक्शन में मेंशन करिए आप क्या पूछना चाहते हैं, और हम उस बारे में ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन डियर। नेक्स्ट है श्रेयाशी ने पूछा है इन विट्रो कल्चर क्या होता है। इन विट्रो कल्चर जो होता है, इन विट्रो कल्चर जो होता है, इसका मतलब होता है जब आप आर्टिफिशियल कंडीशन में किसी बॉडी के या किसी प्लांट के सेल को ग्रो करवाओ। मतलब आप लैब में किसी सेल को ले गए और वहाँ उसे ग्रो करवा रहे हो, उसका टिश्यू बनवा रहे हो, एक अलग से एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो फॉर इट टू ग्रो, तो उसे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सॉरी इन विट्रो कल्चर। तो ये है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट for a tissue to grow. All right, ये इसका आंसर है। ठीक है श्रेया, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसे लिख लीजिए, ठीक है। जब आप किसी प्लांट के टिश्यू को ग्रो कराना चाहते हो, उसे लैब में ले जाओ, आर्टिफिशियल कंडीशन बनाओ प्लांट जैसी, फिर उसे ग्रो कराओ। बॉडी से बाहर जब कोई चीज़ ग्रो होती है तो वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इन विट्रो कल्चर होता है, सॉरी। थैंक यू। नेक्स्ट है अंजलि चौहान, व्हाट इज बायंसी। डियर अंजलि, वैसे मैंने आपको इस लेक्चर में बायंसी समझाया है। बायंसी होता है एबिलिटी टू फ्लोट, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी मदद से कोई भी चीज़ पानी के ऊपर तैर सकती है, यानी कि फ्लोट कर सकती है, उसे हम कहते हैं बायंसी। ऑल राइट डियर, नंबर ऑफ क्वेश्चन अंजलि आप मुझे ज़रूर बताइएगा आप कितने सॉल्व कर रहे हो। पहली बार मैंने आपका डाउट सॉल्विंग सेशन में नाम देखा है, और शायद मुझे कहना चाहिए कि मैंने कमेंट सेक्शन में भी अभी तक आपसे इंटरैक्ट नहीं किया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, हम इंटरैक्ट ज़रूर करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो क्वेश्चन पूछा, तो आपका आंसर मैंने आपको दे दिया। जब कोई चीज़ की प्रॉपर्टी हो जिसके थ्रू वो पानी के ऊपर तैर सके या फ्लोट कर सके, उसे हम कहते हैं बायंसी। ऑल राइट डियर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है हरगुन कौर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट एंड रिप्रोडक्शन। थैंक यू मैम फॉर क्लियरिंग माय डाउट, एडवांस में थैंक यू, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स हैं। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट का मतलब होता है रेप्लिकेशन, मतलब आप यूं समझ लो कि जब कोई ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेशन के थ्रू बनेगा ना, तो बिल्कुल सेम ऑर्गेनिज्म बनेगा, ऐसा होगा जैसे फोटोकॉपी कराई है। लेकिन रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो सिमिलर ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब अगर कैट है तो इट इज गोइंग टू गिव राइज टू कैट ओनली, लेकिन दोनों कैट्स में अंतर होगा। अगर डॉग है तो डॉग इज गोइंग टू गिव राइज टू अ पपी विच विल अगेन टर्न इनटू अ डॉग। तो सिमिलर जरूर है लेकिन डिफरेंस होंगे। तो सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं जो थोड़े थोड़े एक दूसरे, जैसे ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स भी तो सारे एक दूसरे से बहुत अलग हैं, पर सिमिलर तो है ना, है तो ह्यूमन बींग्स। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एग्जैक्टली सेम फोटोकॉपी जैसा होता है रेप्लिकेशन, और सिमिलर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस
प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये इन दोनों बातों में डिफरेंस होता है। मैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगी, सीधी सिंपल दो चीज़ें याद रखिएगा। रेप्लिकेशन मतलब बिल्कुल वैसा का वैसा बन जाना, और रिप्रोडक्शन में चेंजेस होते हैं लेकिन ऑर्गेनिज्म तो सिमिलर रहेगा। द ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन कहती है आखिरी में, मतलब रिप्रोडक्शन की जो आप डेफिनेशन पढ़ोगे उसमें लिखा रहता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज टू अ यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड। अपने ही जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देना इज रिप्रोडक्शन, जिसमें थोड़े थोड़े चेंजेस जरूर देखे जाएंगे। ऑलराइट हरगुन, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया। आपने पहले भी मुझसे डाउट पूछे हैं, यू आर कंसिस्टेंटली इनटू दी स्टडीज, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रूहानी। रूहानी ने पूछा है वाई यू बैक्टीरिया इज नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं? कोई भी बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया कब कहलाता है? जब उसके पास हो एक रिजिड सेल वॉल। कोई भी बैक्टीरिया ट्रू कब होता है? जब उसके पास एक रिजिड सेल वॉल हो, एज वेल एज उसके पास क्या प्रेजेंट हो? मूवमेंट का, मोटिलिटी का स्ट्रक्चर हो। कोई मोटिलिटी का स्ट्रक्चर यूजुअली क्या होता है? फ्लैजिला होता है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी किसी में दिखती है तो उसे हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया, उसी का नाम है। यू का मतलब ही होता है ट्रू, ठीक है। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया है डियर रूहानी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है ऋषभ सिंह। ऋषभ सिंह ने पूछा है अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग इज सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल ग्रोथ एंड ऑल ऑफ द अबव। नीचे लिखा है मैम आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन सेल्यूलर स्ट्रक्चर। इनका कहना है कि बुक के अकॉर्डिंग इनका आंसर है सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ऑप्शन ए। बट इंटरनल ग्रोथ इज ऑल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, प्लीज क्लियर माई डाउट। इंटरनल ग्रोथ, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं ना, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ होता है इंक्रीज इन मास एंड साइज। ग्रोथ होता है इंक्रीज इन मास एंड साइज। मैं ये बोलूंगी कि सारे स्टूडेंट्स अपने कॉपी के फ्रंट पेज पे जहां नाम लिखते हो वहां पर बस एक ये लाइन लिखकर मेंशन करके अभी रख लो, अभी लेके आओ नोट्स और लिख के रखो, क्योंकि ये चीज कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रही है। फटाफट से पहले इसे लिख लिया तो अब ये चीज कोई नहीं भूलेगा, चाहे ऑप्शन में इंटरनल ग्रोथ हो या एक्सटर्नल ग्रोथ हो, ग्रोथ हमेशा इंक्रीज इन साइज एंड मास होता है। एंड इट इज नेवर, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये ग्रोथ कभी भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इट इज नेवर अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नेवर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग, ठीक है। कभी भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि वहां पे सिर्फ कुछ चीज इंक्रीज हो रही है। इट विल नॉट बी द करेक्ट आंसर एट एनी कॉस्ट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी देखी जाती है, लिविंग में भी देखी जाती है। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले भी इसी सेशन में सॉल्व कराया है। आई होप ऋषभ सिंह आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और आपको आपका आंसर मिल गया होगा। डियर स्टूडेंट, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मुझे जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करके। ऋषभ, ये आपके लिए था। ऑलराइट, थैंक यू सो मच ऋषभ। So, for now, we are done with the doubt solving session for today. अगर आप में से किसी स्टूडेंट का डाउट छूट गया हो या यहाँ आज के सेशन में मेंशन नहीं था तो कोई ना कोई ग्लिच जरूर रहा होगा, या तो वो मुझसे पहुंचा नहीं होगा या कहीं मिस हो गया होगा। आप मुझे अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर सेंड करना। और जितने स्टूडेंट्स के डाउट आज के सेशन में मैंने सॉल्व किए हैं, उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। आगे मेरे साथ यूं ही इंटरेक्शन करते रहिएगा, क्योंकि चाहे डाउट सॉल्विंग सेशन हो, चाहे टॉपिक वाइज सेशन हो, या प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर कंप्लीटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं फॉर एंटायर सिलेबस ऑफ योर नीट। आपको क्या करना है, अगर सेशन अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आ गया है, तो मेरे लिए लाइक जरूर कर देना है, बिकॉज व्हेन यू लाइक अ वीडियो ऑफ माइन, अगर आप मेरे सेशन को लाइक कर रहे हैं तो आप मेरे लिए ही कर रहे हैं, है ना। तो वो इंटरेक्शन मुझे वहां से समझ में आता है। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप कोई भी सेशन मिस ना करो। एंड डू शेयर इट इन दी वर्चुअल ग्रुप। जितने स्टूडेंट्स ने अपना यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर नहीं पाया है या नहीं देख पाए हैं, उन तक इस वीडियो को पहुँचाओ ताकि उन्हें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल सके। सो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, स्कूल वाले ग्रुप में और अपने वर्चुअल ग्रुप में। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ इंटरैक्ट करिए। कितने क्वेश्चंस आप डेली सॉल्व कर रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।